हेलो बच्चों, आज हम 9th क्लास का चैप्टर हम बीमार क्यों होते हैं कि आगे अध्ययन करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि रोग के बारे में अध्ययन, दीर्घ रोग आदि के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज मैं आपको संक्रामक रोग के बारे में पढ़ाऊंगी, तो आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए। हम संक्रामक रोग में संक्रामक कारक के बारे में पढ़ेंगे। सजीव जगत की संपूर्ण विविधता को कुछ ही वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विभिन्न जीवों का वर्गीकरण कुछ सामान्य गुणों के आधार पर करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीव इनमें से अनेक वर्गों के अंतर्गत आते हैं। उनमें से कुछ एक कोशिकीय जंतु अथवा प्रोटोजोआ हैं। कुछ रोग बहुकोशिकीय जीवों जैसे अनेक प्रकार के कृमि भी हो सकते हैं। वायरस से होने वाले सामान्य रोग हैं खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, बुखार, एड्स तथा कुछ रोग जैसे कि टाइफाइड, बुखार, हैजा, क्षयरोग और एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। तो बच्चों, रोग जो होते हैं कुछ वायरस के द्वारा होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटोजोआ जनित भी रोग होते हैं। बहुत से सामान्य त्वचा रोग विभिन्न प्रकार के फंजाई द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ से मलेरिया तथा काला अजार नामक रोग हो जाते हैं। हम आंत्रकृमि संक्रमण से भी परिचित हैं। इस प्रकार फील पांव नामक रोग भी कृमि की विभिन्न स्पीसीज के द्वारा होता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है कि हम संक्रामक कारकों को इन वर्गों के विषय में सोचते हैं? इसका उत्तर ये है कि ये वर्ग उपचार की विधि निर्धारित करते हैं। इन वर्गों के प्रत्येक सदस्यों के जैविक गुणों में समानता होती है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया आदि। सभी वायरस परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कम ही होता है। वायरस, बैक्टीरिया तथा फंजाई में गुणन अत्यंत तेजी से होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, आपको अपनी बुक के अंदर 13.1 एक चित्र में देखिए। आप चित्र देख रहे हो जिसमें 500 नैनोमीटर लिखा हुआ है। एनएम यानी होता है नैनोमीटर। संक्रमित कोशिका से बाहर निकलते हुए SARS बैक्टीरिया चित्र में तीर द्वारा इंगित किया जाता है। देखो, दिख रहा है, कुछ चीज आपको इसमें चिन्हित की गई है। चित्र में सफेद रेखा 50 नैनोमीटर माप की दर्शाई है, जो कि 1 माइक्रोमीटर का आधा है। 1 माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर के 1000वें भाग के बराबर है। ये मानचित्र इस बात को दर्शाता है हम कितनी सूक्ष्म वस्तुओं को देख रहे हैं। इमेजिंग इन्फेक्शन डिजीज CDC US का एक जनरल, देखो वहां से इस चीज को लिया गया है। अब आप देख रहे हो कि कितनी छोटी चीज है, कितनी बारीक है। इसको हम किसके द्वारा देख सकते हैं? जो इतनी नैनोमीटर से भी कम माप की है, तो उसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग में देखो ट्रिपेनोसोमा, ये निद्रालु व्याधि का कारक होता है। ट्रिपेनोसोमा को तस्तीरी नुमा लाल रक्त कोशिका के साथ प्रदर्शित किया गया है, जिससे आपको उसके आकार का पता चल सके। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए स्टेलोकोकाई बैक्टीरिया जो मुहासे का कारक है। ऊपरी बाईं ओर की रेखा 5 माइक्रोमीटर माप की दर्शाई गई है। फिर आप चित्र में देख रहे हैं कि 13.1 डी को देखिए। लेशमानिया काला आजार व्याधि कारक प्रोटोजोआ है। ये जीव अंडाकार तथा प्रत्येक में एक चाबुक नुमा संरचना होती है, जो विभाजित होते हुए जीव को तीर द्वारा दर्शाती है। फिर आप 13.1 में देखिए गोलकर्मी एस्केरिस लुम्बिकॉइड्स, ये छोटी आंत में पाया जाता है। 4 सेंटीमीटर के स्केल की माप का एक ये वयस्क गोलकर्मी के आकार का अनुमान के लिए है। इन सब चित्रों से हम ये देखते हैं कि कृमि में गुणन जो होता है मंद तरीके से होता है। वर्गीकरण के अनुसार सभी बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा अधिक निकट होते हैं। ऐसा वायरस में भी होता है। इसका अर्थ है कि अनेक जैव प्रक्रियाएं सभी बैक्टीरिया में समान होती है, लेकिन वायरस वर्ग से भिन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप औषधि जो किसी वर्ग में एक की जैव प्रक्रिया को रोकती है, तो उसी वर्ग के अन्य सदस्यों पर भी इसी प्रकार का प्रभाव डालेगी, लेकिन वही औषधि अन्य वर्ग से संबंधित रोगाणुओं पर प्रभाव नहीं डालेगी। कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया डिजीज में ही बैक्टीरिया की ही मेडिसिन काम आएगी। आप उस मेडिसिन को वायरस डिजीज में काम में नहीं ले सकते। ठीक है, हम एंटीबायोटिक का ही उदाहरण लेते हैं। सामान्य बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। उदाहरणतः बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को बनाने वाली प्रक्रिया को क्या कर देता है? बाधित कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया
कोशिका भित्ति नहीं बना सकता और सरलता से मर जाता है। मानव की कोशिकाएं भी कोशिका भित्ति नहीं बना सकती, इसीलिए पेनिसिलिन का प्रभाव हम पर नहीं होता है। पेनिसिलिन हम सभी बैक्टीरिया को प्रभावित करेंगे, जिससे हम कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार बहुत से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की अनेक स्पीसीज को प्रभावित करते हैं, न कि केवल एक स्पीसीज को। ठीक है, लेकिन वायरस में ऐसा मार्ग नहीं होता। यही कारण है कि कोई भी एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभाव, आप देखते हैं कि जुकाम में हम एंटीबायोटिक लेते हैं, लेकिन वो एंटीबायोटिक उस वायरस यानी इन्फ्लुएंजा वायरस जो जुकाम का कारक होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। वायरस के अंदर एंटीबायोटिक काम नहीं करती। ठीक है, यदि हम खांसी जुकाम से प्रभाव है तो हम एंटीबायोटिक लेने से रोग की तीव्रता अथवा उसकी समय अवधि कम नहीं होती है। यद्यपि ये वायरस संक्रमित खांसी जुकाम के साथ बैक्टीरिया संक्रमण होता है, तब हम एंटीबायोटिक का उपयोग लाभदायक होगा, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया संक्रमण पर ही उपयोगी होगा, न कि वायरस संक्रमण पर। ठीक है ना, बैक्टीरिया पर ही काम करेगा, न कि वायरस पर। ठीक है, अब एक क्रियाकलाप दे रखा है 13.5 में आपकी बुक में कि पता कीजिए कि आपकी कक्षा में कुछ दिनों पहले कितने विद्यार्थियों को जुकाम, खांसी, बुखार हुआ था। उनको बीमारी कितने दिनों तक रही, इनमें से कितने एंटीबायोटिक का उपयोग किया। ठीक है, एंटीबायोटिक लिया तो कितने दिनों तक बीमार है और एंटीबायोटिक नहीं लिया तो कितने दिनों तक बीमार रहे। क्या इन दोनों में कोई अंतर आया? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, ये सब है, लेकिन अभी तो आपको पता चला है कि अगर खांसी, जुकाम, बुखार हो जाए तो क्या कौन सा रोग हो रहा है? कोरोना। इसलिए उस पर तो इन सब का कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो ये चीजें तो अपन किसी से अभी तो पूछ भी नहीं सकते। ठीक है बच्चों, अब रोग फैलने के साधन। वैसे एंटीबायोटिक जो होती है वो बैक्टीरियल पर ही इफेक्ट करती है और इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करती, लेकिन ये अपन इसलिए ले लेते हैं क्योंकि थोड़ी इम्यूनिटी सिस्टम हमारा डेवलप हो जाता है उसके प्रति। संक्रामक रोग के फैलने के साधन। संक्रामक रोग जो होते हैं वो कैसे फैलते हैं? बहुत से सूक्ष्मजीवीय कारक रोगी से अन्य स्वस्थ मनुष्य तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं, अर्थात वह संचारित हो सकते हैं, अतः इन्हें संचारी रोग भी कहते हैं। ऐसे रोगों के सूक्ष्म जीव हवा द्वारा फैलते हैं। ऐसा तब तक होता है जब रोगी मनुष्य छींकता है अथवा खांसी करता है, उसमें से छोटे छोटे बूंदक बाहर निकलते हैं और अन्य व्यक्ति के श्वास तक ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यही हो रहा है अभी कोरोना में, यही हो रहा है भाई। अपन इसीलिए मुंह पर मास्क लगा रहे हैं ताकि हम छींके खांसे तो दूसरों तक वो जो बूंदें निकलती है अपनी खांस छींकने की वो दूसरों तक ना पहुंचे। सूक्ष्म जीवों को नए संक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के उदाहरण है खांसी, जुकाम, निमोनिया तथा क्षय रोग। हम सभी ने ऐसा अनुभव किया कि जब हम भी किसी को खांसी जुकाम से ग्रस्त व्यक्ति के पास बैठते हैं तो हमें भी खांसी जुकाम हो जाती है। यहाँ पर अधिक भीड़ वाले लोग भी, हवा द्वारा फैलने वाले रोग भी, जहाँ भीड़ ज्यादा होगी वहाँ हवा वाले फैलने वाले रोग भी ज्यादा होंगे। जल द्वारा भी रोग फैलते हैं। ये संक्रमणीय रोग या हैजा से ग्रसित रोगों के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति को जाने अनजाने से इस जल को पीता है तो रोगाणुओं का एक नया पोषी मिल जाता है, जिससे वह भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है। ऐसे रोग अधिकतर साफ पेयजल न मिलने के कारण फैलते हैं। छोटी छोटी बूंदें वायु वेग के साथ मिनटों से घंटों तक वातावरण में प्रवाहित होती रहती है। लैंगिक क्रियाओं द्वारा भी शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो सूक्ष्म जीवी रोग जैसे सिफिलिस या एड्स ये रोग हो जाते हैं। यद्यपि ऐसे लैंगिक संचारी रोग सामान्य संपर्क जैसे हाथ मिलाना या गले मिलाना, खेल कूद जैसे कुश्ती या कोई अन्य विधि जिसमें हम सामाजिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं नहीं फैलते। एड्स हमेशा लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त का स्थानांतरण द्वारा भी फैलता है। जैसे एड्स से ग्रसित व्यक्ति को रक्त स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाए अथवा गर्भ अवस्था में रोगी माता से अथवा शिशु को स्तनपान द्वारा भी इससे हो सकता है ये रोग। तो ये कैसे रोग हैं? लैंगिक क्रियाओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। कुछ जल के द्वारा जैसे अपन हैजा पड़ा, वायु द्वारा भी हैं जैसे अपन ने खांसी जुकाम पड़ा। हम ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जिसमें हमारे अतिरिक्त अन्य जीव भी रहते हैं, इसीलिए कुछ रोग अन्य जंतुओं द्वारा भी संचारित होते हैं। तो उन्हें जंतु रोगाणु संक्रमण करने वाले कारक को रोगी से लेकर अन्य पोषी तक पहुंचा देते हैं, अतः मध्यस्थता का काम करते हैं, जिन्हें रोग वाहक या वेक्टर कहते हैं। सामान्य रोग वाहक का मच्छर एक उदाहरण है। मच्छर की बहुत सी ऐसी स्पीसीज है जिन्हें अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे वह परिपक्व अंडे उत्पन्न कर सकते हैं। मच्छर अनेक समतापी प्राणियों जैसे मनुष्य में भी शामिल है में निर्वाह करता है। इस प्रकार एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रोग फैलाता है। अंग विशिष्ट अथवा उत्तिक विशिष्ट अभ्यक्ति। विभिन्न साधनों द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं,
फिर ये कहाँ जाते हैं, सूक्ष्म जीव की अपेक्षा शरीर बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे शरीर में बहुत से स्थान, अंग, उत्तक आदि हैं जहाँ से ये सूक्ष्म जीव जा सकते हैं, क्योंकि सभी सूक्ष्म जीव एक ही अंग अथवा उत्तक में पाए जाते हैं अथवा भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव की विभिन्न स्पीशीज शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होती है। ऐसा चुनाव उनके प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। यदि ये हवा से नाक द्वारा प्रवेश करे तो फेफड़ों में जाएगी और ऐसी बैक्टीरिया से होने वाले रोग क्षय रोग में होता है। यदि मुंह के द्वारा प्रवेश करे तो आहार नाल में रहेंगे, जैसे टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया। यदि ये लिवर में जाएंगे तो हेपेटाइटिस बैक्टीरिया या पीलिया रोग के कारण होंगे, लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता है। एचआईवी वायरस जो लैंगिक अंगों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, लसिका ग्रंथियों में फैलता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जो मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं, वह लीवर में जाते हैं और उसके बाद लाल रुधिर कोशिकाओं में आते हैं। इस प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न करने वाला वायरस भी मच्छर के काटने से शरीर में पहुंचता है, लेकिन यह भी मस्तिष्क को संक्रमित करता है। जिस उत्तक अथवा अंग पर सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है, रोग के लक्षण अथवा चिन्ह उसी पर निर्भर करते हैं। यदि फेफड़े पर आक्रमण होता है तो लक्षण खांसी अथवा कम सांस होना है। यदि लिवर पर आक्रमण करता है तो पीलिया होता है, और ब्रेन पर आक्रमण करता है तो सिर दर्द, उल्टी आना, चक्कर अथवा बेहोशी आना आदि हैं। यदि हम जानते हैं कि कौन कौन से उत्तक अथवा अंग पर आक्रमण हुआ है, यदि उनके क्या कार्य हैं, तो हम संक्रमण के चिन्ह अथवा लक्षण का अनुमान लगा सकते हैं। संक्रामक रोगों के उत्तक विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त उनके अन्य सामान्य प्रभाव भी होते हैं। अधिकांश सामान्य प्रभाव इस पर निर्भर करते हैं कि संक्रमण से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाए। एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित उत्तक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाएं बना देता है। नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को शोध कहते हैं। इस प्रक्रम के अंतर्गत स्थानीय प्रभाव जैसे फूलना अथवा दर्द होना या सामान्य प्रभाव जैसे बुखार होता है। कुछ मामलों में संक्रमण के विशिष्ट उत्तक अति सामान्य प्रभाव को लक्षित करते हैं। उदाहरण एचआईवी संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं और उसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार एचआईवी एड्स से बहुत से प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे संक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाता। हल्के खांसी जुकाम में भी निमोनिया हो सकता है। इस प्रकार आहार नाल के संक्रमण से रुधिर युक्त डायरिया हो जाता है। अतः अन्य संक्रमण ही एचआईवी और एड्स के रोगी के मृत्यु का कारण है। अतः हमें स्मरण रखना है कि रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति शरीर में स्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत कम है तो रोग की अभिव्यक्ति को भी कम होगी। यदि सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक है तो रोग की अभिव्यक्ति इतनी तीव्र होगी कि जीवन को भी खतरा हो सकता है। प्रतिरक्षा तंत्र एक प्रमुख कारक है जो शरीर की जीवित सूक्ष्म जीवों की संख्या को निर्धारित करता है। ठीक है, तो अब अपन उपचार के नियम, निवारण के सिद्धांत, इसके बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में